मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ी माँ। सिग्नल पर गाड़ियों की भीड़ थी। तभी मनोज के कार की खिड़की पर एक बुढ़िया ने खटखटाया। मनोज ने खिड़की का शीशा नीचे किया तो वह बुढ़िया कहने लगी, बेटा यह पेन ले लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। सिर्फ 20 रुपए का पेन है, ले लो बेटा, सुबह से बौनी नहीं हुई। मनोज ने उस बुढ़िया को देखकर तुरंत पहचान लिया, क्योंकि कभी यह पड़ोसी हुआ करते थे। फिर मनोज अपने पिता के निधन के बाद अपनी माँ को लेकर वह विदेश चला गया था। आज वह कई सालों बाद अपने शहर लौटा था और यह उसकी लक्ष्मी काकी है, जिनके हाथों की उसे खीर पूरी काफी पसंद थी। पर लक्ष्मी काकी की ऐसी हालत। मनोज ने अपनी कार सड़क के किनारे कर उस बुढ़िया से कहता है, काकी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मनोज, आपका मनु। बड़े दिनों बाद आया, तू कितना बदल गया है। यह कहकर लक्ष्मी जी रोने लग जाती हैं। काकी, आपकी ऐसी हालत, और रमेश काका वह कहाँ है? मनोज ने पूछा। मनोज के इस सवाल से लक्ष्मी जी अपनी उंगली से इशारा कर मनोज को एक ओर देखने को कहती है। मनोज देखता है कि एक बुजुर्ग खड़ा एक भारी थैला लटकाए बच्चों के खिलौने बेच रहा है। गर्मी और धूप से परेशान है। वह बूढ़ा आदमी राह चलते हर एक आदमी को खिलौने दिखा रहा है और एक फटे गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा है। मनोज उन दोनों को देखकर सोचने लगा, क्या यह वही लोग हैं जो कभी बड़े खुश मिजाज और नेकदिल इंसान के रूप में पूरे मोहल्ले में चर्चित थे। इनके द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटा, तो फिर आज इनकी ऐसी दशा क्यों? मोहल्ले में किसी को उनकी कोई खबर नहीं क्या? काकी, आप यहीं रुको, मैं काका को लेकर आता हूँ। उसके बाद मनोज रमेश जी और लक्ष्मी जी को अपने कार में बिठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ मनोज की माँ सावित्री जी भी इनकी दशा देखकर हैरान हो जाती हैं। काकी, काका, आप लोग काफी थक गए होंगे। पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर आराम कर लीजिएगा। शाम को इत्मीनान से सारी बातें करेंगे। मनोज ने कहा, हाँ बेटा, मैं इनके लिए खाना अभी लगाती हूँ। सावित्री जी ने कहा। खाने को देखकर लक्ष्मी और रमेश जी की आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। यह देखकर मनोज कहता है, काकी, काका, खाते समय बात करना, हंसना या रोना नहीं चाहिए। यही सिखाते थे ना आप मुझे। फिर आज आप लोग कैसे? बेटा, हमारी दी हुई तुझे अभी भी याद है सीख, पर तेरे साथ और जिसे सिखाया उसने तो हमें ऐसा सदमा दिया कि चाह कर भी उसे हम भूल नहीं पाएंगे। बुढ़ापा एक श्राप है बेटा, और खासकर जिनकी औलाद मेरी औलाद जैसी हो। सावित्री जी, इस उम्र में आपका बेटा आपके साथ है, इससे बड़ी उपलब्धि इस जन्म में और कोई नहीं हो सकती। रमेश जी ने कहा, पता नहीं, हमने तो हमेशा रवि को अच्छी ही सीख दी थी, पर कुछ तो कमी रही होगी जो आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा, मनोज के पापा के गुजरने के बाद आसान नहीं था मेरे लिए कुछ भी, पर उस वक्त आप लोगों ने जो मुझे हौसला दिया था, शायद उसकी वजह से ही मैं दोबारा खड़ी होने की हिम्मत आई। पर उसके बाद हम यहाँ से चले गए और यहाँ से सारा संपर्क ही टूट गया। मनु ने वहाँ से कई बार रवि को फोन भी किया, पर उसने कभी आप लोगों की जिक्र नहीं की, और फिर धीरे धीरे उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया और हमारे तार यहाँ से टूटते चले गए। पर यह सब क्या और कैसे हुआ? सावित्री जी ने कहा, क्या कहें सावित्री बहन, अक्सर अखबार में खबरों में देखा और पढ़ा था कि बुजुर्ग माता पिता को बच्चों ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया या सड़क पर छोड़ दिया, पर अपने परवरिश पर भरोसा था कि हमारा रवि ऐसा नहीं कर सकता। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मी जी ने कहा, लक्ष्मी बहन, ऐसा भी क्या हो गया जो रवि ने आप लोगों के साथ ऐसा किया? पहले तो वह जान छिड़कता था आप लोगों पर। अरे, आप जब मनु को अपने हाथों से खीर पूरी खिलाती थी, कितना जलता था वो।
फिर अभी ऐसा बदलाव? सावित्री जी ने कहा, दरअसल तब तो उसका परिवार हम ही थे बस, और अब उसकी पत्नी और उसके घर वाले ही उसका परिवार हैं। वह लड़की पता नहीं किस खानदान से है। एक रोज हमारे रवि दरवाजे पर प्रभा के साथ शादी करके अचानक खड़ा हो गया। हमें तो प्रभा पहली नजर में ही नहीं जची, पर बेटे की खुशी के आगे हमने चुप रहना ही भी भलाई समझी। पर हमारी चुप्पी हमारे दुखों की शुरुआत थी। रवि के काम पर जाते ही प्रभा से मिलने न जाने कितने ही लोग घर पर आते थे। जब हम प्रभा से कुछ कहते तो वह हमें मरवाने की धमकी देती। हमें इतना तो समझ आ गया था कि प्रभा भले कोई खानदान की नहीं है, पर रवि को इस बात का यकीन हम न दिला सके। लक्ष्मी जी ने कहा, फिर रमेश जी ने कहा, रवि को यकीन दिलाने के लिए हमने उससे कई बार छुपकर बात भी करनी चाहिए, पर हम हर बार नाकाम रहे। एक दिन प्रभा घर पर नहीं थी और रवि अचानक घर पर आ गया, तो हमने सोचा यही अच्छा मौका है रवि को प्रभा के बारे में बताने का। पर हम तो हैरान ही हो गए जब हमने रवि की प्रतिक्रिया देखी। प्रभा के बारे में सारी बातें सुनकर भी वह कहता है, पापा एक शहरी पढ़ी लिखी लड़की है, उसके लड़कियों से ज्यादा लड़के दोस्त हैं, तो आते होंगे वही दोस्त। इसमें मेरे कान में जहर घोलने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ आप लोगों को प्रभा पहले से ही पसंद नहीं, तो यह सब कहानी रचे जा रही है ताकि उसके और मेरे बीच में दूरियां आ जाए। हमें तभी समझ आ गया कि अब हमारा बेटा किसी और ही रास्ते पर चला गया है, और हमने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाने का इरादा बना लिया। यह सब तो कुछ भी नहीं मनु। पता नहीं ऐसी घटनाएं घटी हैं हमारे साथ जिसे बता पाना बड़ा मुश्किल है। लक्ष्मी काकी ने जैसे ही यह कहना शुरू किया, रमेश काका ने उन्हें चुप हो जाने का इशारा किया, जो मनोज भी देख लेता है। क्या हुआ काका? ऐसी कौन सी बात है जो आप काकी को कहने से रोक रहे हैं? मनोज ने पूछा। छोड़ो बेटा, क्यों हमारी कहानी सुनकर दुखी होना चाहते हो? हमारे साथ जो होना था हो चुका। अब हमारी बाकी की जिंदगी उस झुग्गी में ही बीतने वाली है। भगवान का शुक्र है जो हमारे गुजारे के लिए कम से कम कुछ तो मिल गया। अब हमें रवि और प्रभा से कोई मतलब नहीं। रमेश जी ने कहा, आप लोग अपने मनों को बड़े हल्के में ले रहे हैं। आप लोग इससे कुछ मत छुपाइए। वादा करती हूँ आपकी समस्या का हल जरूर निकलेगा। सावित्री जी ने कहा, माँ पहले ही वादा करके मेरा सरप्राइज खराब कर दिया ना आपने। मनोज ने कहा, मनु बेटा यह कैसी पहेलियों में बात कर रही हो, जरा हमें भी तो बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, काकी अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी पहेली आपको बताऊं तो आपको भी मेरी पूरी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। एक वादा मेरी माँ ने किया और दूसरा मैं आपसे कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी ही अपने घर में वापस होंगे। मनोज ने कहा, बेटा हम अपने आप बीती इसलिए बताना नहीं चाह रहे क्योंकि हमें कहते हुए शर्म आती है। हमें धूप में खड़े होकर खिलौना या पेन बेचना मंजूर है, या फिर झुग्गी में भी रहने में कोई दिक्कत नहीं। पर जो जो घटनाएं उस घर में हमारे साथ घटी, मेरे बेटे बहू ने जो हमारे साथ किया, वह शायद ही कोई माता पिता देखना चाहेगा। रमेश जी ने कहा, जानते हो बेटा, एक शाम मैं पाठ कर रही थी और तुम्हारे काका मेरे बगल में ही बैठे सुन रहे थे कि तभी हमारा ध्यान एक शोर से भंग हुआ। देखा तो प्रभा किसी चार आदमी के साथ हंसते हंसते घर के अंदर आ रही थी। कपड़े तो उसने ऐसे पहन रखे थे कि शायद ही कोई भली लड़की पहनती। उसके यह आवाज की मोहल्ले में सभी देख रहे थे, ऊपर से शराब के नशे में लुट। हमें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर तुम्हारे काका से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने उन आदमियों को दरवाजे पर ही रोक दिया और प्रभा से बोले, बहू यह सब क्या है? तुम एक शरीफ खानदान की बहू हो, तुम्हें यह सब शोभा नहीं देता। इस पर प्रभा ने एक चांटा तुम्हारे काका के ऊपर जड़ दिया, जिससे मैं भाग गई उन्हें संभालने। तभी प्रभा कहती है, बुढ़े अपनी औकात में रह। जब तेरे बेटे को इन सब से कोई दिक्कत नहीं तो तू फिर कौन होता है बोलने वाला? फिर मैंने कहा, भले ही मेरे बेटे को कोई दिक्कत ना हो पर हमें है।
हमारे रहते यह सब यहाँ नहीं चलेगा। अच्छा तो ऐसी बात है। यह कहकर प्रभा ने अपने मुस्टंडों से कहा, सुना तुम लोगों ने यह कहते हुए उन लोग घर में रह सकते हैं, तो इस पर तुम लोग कुछ नहीं करोगे? जरा इन्हें अपनी पहचान तो दे दो। प्रभा की इस बात पर उस मुस्टंडे ने अपने जेब से हथियार निकालकर हमारे आगे तान दिया। हथियारों को देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। हमारे तो होंठ बिल्कुल ही सिल गए और हम समझ गए कि अब हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। रवि तो जैसे अनजान था हमसे। वह घर में आता जाता, प्रभा से हंसता बोलता, पर हमसे तो ऐसे पेश आता जैसे हम कोई नौकर हों उस घर के। खैर हम भी परिस्थितियों से समझौता करने की कोशिश करने लगे। अब हम उस घर में एक नौकर मात्र थे। जब भी कोई आता प्रभा बस कह देती कि और हमें करना पड़ता। एक रोज प्रभा के घर वाले आई। यही कोई दोपहर के 2 बज रहे होंगे। उससे थोड़ी देर पहले ही मैं खाना बनाकर सबको खिलाकर सारा काम समेट कर लेटी थी। तभी प्रभा हमारे कमरे में आई और तेरे काका से कहा, बाजार से पनीर ले आना और अब तक मैं उनके लिए खाना बनाने की तैयारी करूं। बाहर धूप इतनी तेज। मैंने कहा, बहू अभी अभी तो सारा काम खत्म किया है। जब तुम्हें पता ही था तुम्हारे घर वाले आ रही हैं, तो मुझसे पहले ही कह देती, मैं थोड़ा ज्यादा खाना बना देता। अभी बाहर इतनी धूप भी है, यह कैसे बाहर जाएंगे? जरा इनकी उम्र तो देखो। आज सुबह भी धूप में घूम घूम कर सब्जियां ले आई, तो उन्हीं में से कुछ बना देती हूँ। कल पनीर बना दूंगी। इस पर प्रभा ने मुझे एक चांटा लगा दिया और कहा, बुढ़िया तुम लोग इस घर के नौकर हो और नौकरों की जुबान नहीं होती। तुम्हें जब जो कहेंगे वह करना पड़ेगा। यह दोपहर आराम से तुम लोगों के लिए नहीं है, समझी? चलो अब जो कहा है वह करो, वरना जो मेरा दिमाग खराब हुआ तो न बहुत बुरा होगा। प्रभा की हरकत पर हम पहले ही देख चुके थे, इसलिए तुम्हारे काका ने कहा, ठीक है मैं पनीर ले आता हूँ, तुम जाकर खाना बनाने की तैयारी करो। फिर तुम्हारे काका जैसे ही पनीर लेकर लौटते हैं, वह पसीने से तर सोफे पर बैठते ही थे कि प्रभा का भाई कहता है, दीदी मेरी सिगरेट खत्म हो गई, मैं जाकर लेता आता हूँ। इस पर प्रभा ने कहा, तू रुक, इतनी धूप में तुझे बाहर जाने की क्या जरूरत? यह बुढ़ा है ना। ए बुढ़े, सुन क्या कह रहा है बैठे बैठे। जा मेरे भाई के लिए सिगरेट लेके आ। पर बहू मैं तो अभी बाजार से पनीर लेकर आया हूँ। वह पिंटू की दुकान पर नहीं मिला पनीर, मुझे बाजार जाना पड़ा। मैं थक गया हूँ। रमेश जी ने कहा, थक गया है बुड्ढे, खाता तो इतना है पर काम के समय तेरे हाथ पैर नहीं चलते। चल जा वरना याद है ना। प्रभा ने कहा। बेचारे रमेश जी थोड़ा सुस्ता भी नहीं पाए थे, उन्हें वापस हफ्ते पर उठकर जाना पड़ा। यह देखकर लक्ष्मी जी भी बड़ी दुखी मन से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में प्रभा की माँ आई और उनसे जाकर लक्ष्मी जी ने पूछा, कढ़ी तो बना रही है ना समझन जी? मुझे बहुत पसंद है। हाँ उसी के पकौड़े तल रही हूँ, लक्ष्मी जी ने कहा। अच्छा जरा चखाना कैसे पकौड़े हैं? प्रभा की माँ ने कहा तो इस पर लक्ष्मी जी ने एक प्लेट में पकौड़े रखकर प्रभा की माँ की ओर दे दिया। प्रभा की माँ ने जरा सा चखा और कहा, मजा नहीं आ रहा। फिर उसने वह किया कि कोई भी सुन या देख कर चौंक जाएगा। उसने उस गर्म पकौड़े को लक्ष्मी जी की हथेली में रखकर मसल दिया, जिसकी गर्माहट से लक्ष्मी जी का हाथ जलने लगा और वह चीखने लगी। तो फिर प्रभा की माँ ने कहा, हाँ अब आएगा मजा, और उससे उस पकौड़े को खिला दिया। लक्ष्मी जी हैरान होकर उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, यह सभी लोग एक जैसे ही हैं, जैसे बेटी वैसे उसका परिवार। पता नहीं मेरा रवि इनके चंगुल में कैसे फंस गया। प्रभा के परिवार का अचानक से वहां एक खास मकसद से आना था। एक दिन रमेश जी और लक्ष्मी जी बात कर रहे थे कि यह हमारे परिवार में कैसे लोगों का प्रवेश हो गया। मुझे तो इससे हमेशा डर लगता है, हमें इनसे छुटकारा पाना होगा, चाहे रवि को भी यहाँ से भेजना पड़े, वरना ना जाने यह सब क्या कर दें। लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, और इसलिए कल रवि से कहूंगी कि अपना यह साम्राज्य लेकर चला जाए मेरे घर से। अब तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं।
पहले बेटे का मोह कर रहा था, पर उसके मोह में हम घुट घुट कर यूं गुलामी नहीं करेंगे, रमेश जी ने कहा। तभी उनके कमरे में प्रभा, उसका परिवार और रवि अंदर आ जाती हैं। क्या हमें निकालोगे? निकालोगे तो तुम दोनों यहाँ से। इस कागज पर अपनी दस्तक करो और यहाँ से निकल जाओ, रवि ने कहा। और ज्यादा नखरे किया तो याद है ना, हमारी आदमी बाहर खड़े हैं, प्रभा ने कहा। जान है तो जहान है। उनके डर से हमने दस्तखत कर दिया और उन्होंने हमें निकाल दिया अपने ही घर से। मोहल्ले में सभी ने यह देखा, पर गुंडों के डर से किसी ने हमारी मदद नहीं की। हम दोनों कुछ दिन तो भटकते रहे और फिर एक दिन भले आदमी ने हम पर तरस खाकर हमें रहने के लिए एक झोपड़ी और यह पेन और खिलौने बेचने का काम दे दिया। पर वह भी हमारी मेहनत का हमें आधा भी नहीं देता। हम तो बस किसी तरह जी रहे हैं। मनु बेटा, लक्ष्मी जी ने कहा, आप दोनों को जितना सहना था सह चुके। अब मैं आप लोगों का घर इज्जत और सुकून से सब वापस दिलवाऊंगा। अब आप लोग और नहीं रहेंगे, मनोज ने कहा। पर यह सब कैसे होगा बेटा, रमेश जी ने कहा। आप लोगों का मनु अब जैसा जमाना क्रिमिनल लॉयर है, ऐसे केसेस तो न जाने मैंने कितने लड़े हैं। पर आज मेरा यह पेशा है कि मैं किसी खास काम आएगा। मैंने कहा था ना काकी, आप लोगों को अपनी कहानी बताइए, बाद में मैं अपने बारे में बताऊंगा, मनोज ने कहा। मनु बेटा, हम तो यह जान गए कि तुम एक बड़े वकील बन गए हो, पर हम यह नहीं समझ पा रहे कि तुम हमें इंसाफ कैसे दिलवाओगे। ना तो हमारे नाम पर वह घर है और ना ही उन लोगों की अत्याचार का कोई सबूत। फिर तुम उनके गुनाह साबित कैसे करोगे? आप वह सारी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, और अब से आप लोग यहीं रहेंगे और फिर यहीं से सीधा अपने घर जाएंगे, मनोज ने कहा। एक अपना बेटा है जिसे हमारे साथ क्या नहीं किया, और एक यह है जिससे खून का कोई संबंध नहीं, पर फिर भी हमारे लिए इतना कर रहा है। एक ही साथ दोनों बच्चे बड़े हुए, पर दोनों में कितना फर्क है, रमेश जी ने कहा। उसके बाद मनोज अपने काम में लग गया। मनोज ने पूरे जोरों शोरों से रवि और प्रभा की छानबीन शुरू कर दी, और एक दिन वह जाकर लक्ष्मी और रमेश जी से कहता है, काकी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों की मदद नहीं कर सकता, और आप लोग जहाँ रह रहे थे वहीं वापस चले जाइए। पर बेटा, यह अचानक से क्या हो गया, रमेश जी ने कहा। कुछ नहीं काका, आप लोग अपना सामान लीजिए और निकल जाइए यहाँ से, मनोज ने कहा। दोनों पति पत्नी रोते रोते मनोज के घर से बाहर निकल ही रहे थे, और उनकी बेबसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जब दोनों बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि पुलिस रवि के घर के बाहर खड़ी है, और वह रवि और प्रभा को गिरफ्तार कर ले जा रही है। रमेश और लक्ष्मण जी को अपने सामने खड़ा देख रवि कहता है, यह मेरा घर नहीं है, इनका है। यह सारा सामान भी इनका है, आप इन्हें पकड़ो। माँ पापा, आप लोग कहो ना यह घर आपका है। मैंने धोखे से हथिया लिया था और आप लोगों से। दोनों अवाक से यह सारा दृश्य देख रहे थे, पर शायद समझ सके इतना भी नहीं था। इससे पहले रमेश और लक्ष्मी जो कुछ कह पाते, पीछे से मनोज जाकर कहता है, बेशक यह घर इन्हीं का है, और जैसा जैसा उनके साथ धोखे से उसने हड़प लिया था, और तभी से ही काला धंधा भी इन्होंने शुरू कर दिया था। काका काकी, रवि को जुए में काफी नुकसान हो गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए अपने इस गलत रास्ता चुना। यह हथियारों की तस्करी करता है, और इसकी पत्नी इसके बॉस की ही बेटी है। मैंने इसकी पूरी जन्म पत्री निकाल ली और इसके धंधे का पता लगाकर हर एक सबूत पेश किया है। अब यह रवि तो लंबा अंदर जाएगा, और क्योंकि इसकी सारी कमाई सीज कर दी जाएगी, इसलिए अब यह कभी बाहर बिना अपनी मर्जी से नहीं आ पाएगा। मैंने क्या भी साबित कर दिया कि यह घर आपका है और उसने धोखे से लिया, तो अब यह घर आपके और फिर से वापस आ जाएगा। बस इस दस्तखत के बाद आप लोग पहले जैसे ही यहाँ रहेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा, जहाँ पहले रहते थे वहीं वापस चले जाइए। मनु बेटा, आज मुझे सच में लग रहा है भगवान है। हमने तो झोपड़ी में ही अपनी पूरी उम्र बिताने की सोच ली थी, पर पता नहीं तुम कहाँ से आए हमें सहारा देने। रुको, एक और जरूरी काम करके आती हूँ।
यह कहकर लक्ष्मी जी रवि के पास जाती हैं, उसे कई चांटे लगाकर कहती हैं, वैसे मैं नहीं चाहती कि तू भी कभी रिहा हो, पर जो कभी रिहा हो गया तो हमारे पास मत आना, वरना जिन हथियारों की तिरस्कारी तू करता है उन्हीं हथियारों को तुझ पर ही चला दूंगी। उसके बाद पुलिस उन्हें लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।